हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर आपके लिए। लाए हैं आपके लिए आपकी कामयाबी पर बढ़ते एक एक कदम का एक एक पायदान, यानी कि हमारा रिवीजन का जो सीरीज है, हम उसमें आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। उसको शुरू करने से पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी जितना भी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है, टोटल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियोस फ्री में देकर उसके बाद हम आपसे कोई भी पेमेंट के लिए रिक्वायरमेंट दें। हम कभी भी आपसे कोई भी पैकेज या कोई भी अमाउंट के लिए नहीं कहते हैं। आप जो भी जितने भी वीडियोस देखना चाहें आपको 100% फ्री ये प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि क्लास 12th हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 2, उसका पार्ट है 4, कैमरे में बंद अपाहिज। ये एक कविता है जिसकी हम लाइन वाइज लाइन व्याख्या पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी व्याख्याओं को हम समझा चुके हैं, साथ ही आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी एनसीईआरटी बुक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने के अंदर हम सबसे पहले कविता को देखेंगे, उसके हल्के से अर्थ को समझेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप पहले वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसमें हम थोड़ा सा अर्थ को हम जल्दी से समझेंगे समरी में, फिर उसके सार को देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिए गए हैं लेकिन चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो अलग से हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कविता को। तो कविता है हमारी, आपको ये जो कविता कैमरे में बंद अपाहिज है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से दूरदर्शन पे जो है ना एक अपाहिज व्यक्ति को बुला के और उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो उससे बोला जा रहा है कि रोइए, बात करिए। तो वही सब चीज़ें हमने इस कविता में पढ़ी थी। चलिए पहले कविता देखें फिर सार को समझेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कस मसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाएंगे, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो इस कविता में कवि हमको बता रहे हैं कि दूरदर्शन पर किस तरीके से एक बंद कमरे में एक अपाहिज को लाया जाता है और उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर वो खुद नहीं दे पाता। आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज कैसे हुए, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे वो रो दे। वो रोएगा तो दर्शक देखने वाले भी रोएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा सीरियल बहुत पॉपुलर होगा। ये आजकल के मतलब दूरदर्शन जो चैनल्स होते हैं उनका ये जो माध्यम होता है करने का कि किस तरीके से हम दर्द को सामने लाएं, दर्द को सामने लाएं, आप भी रोएंगे। तो एक तरीके से उसकी अपंगता की यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको तकलीफ दी जा रही है बातों के माध्यम से, इस कविता में दर्शाया गया था।
बहुत से ऐसी चीजें थी हमने जो कोष्टक में देखी, वो कोष्टक में चीजें ऐसी थी जो बोली नहीं जाएंगी, उनके पीछे के भावों को समझाया गया है। तो ये हमने पढ़ा। अब इस कविता के सार को समझें कि क्या है इस कविता में। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह से लिया गया है। अब ये जो कविता है ये किससे ली गई है, कौन सा संग्रह है, लोग भूल गए हैं, ये काव्य संग्रह है, उसमें से ये कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है कि जो एक अपंगता झेलता है, यानी किसी का एक अंग अगर काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसे कामों को करने में परेशानी होती है, अपने आम जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को करने में उसे दिक्कत आती है, तो वो उन सब चीज़ों को तो झेल ही रहा है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं हमें इस कविता में। साथ ही जो ये दूर संचार माध्यम जो होते हैं, यानी कि जैसे ये दूरदर्शन को लिया गया है, इनमें जो काम कर रहे लोग हैं उनके चरित्र को भी यहाँ पर बताया गया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। मतलब हम अगर किसी की परेशानी को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस परेशानी के प्रति हमारी संवेदना का होना जरूरी है। मतलब हम उसकी परेशानी को समझें, ना कि उसकी परेशानी का हम मजाक उड़ाएं। यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से उस व्यक्ति की परेशानी की मजाक बनाया जा रहा था। तो यहाँ पर उनकी परेशानी के प्रति जो भी चैनल है या जो व्यक्ति है उसे संवेदनशील होना जरूरी है। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। कहने का मतलब है जब इसे अब हम व्यापार के माध्यम, दूरदर्शन पे क्या है, हम व्यापार के लिए उसको लेकर आए, यहाँ पर संवेदना गायब हो जाती है, हम कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि यहाँ व्यापार है यानी कि हम जल्दी से बस पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारी संवेदनाएं कहीं गायब हो जाती हैं, ऐसा बताया है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जहाँ दूरदर्शन के अंदर की चीज़ों को बताया है, दूसरी तरफ ये भी बताया है कि दुख दर्द को हम कैसे बेच के पैसा कमा सकते हैं, ये चीज़ भी बताने का प्रयास किया है। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं। अब यहाँ से कविता का एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है हमारा। संचालक यानी कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बता रहे हैं कि हम बहुत ही संपन्नता है, क्योंकि उनके सभी अंग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यू देने के लिए व्यक्ति आया है वो अपंग है कहीं, इसलिए उसके सामने अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं तथा दूसरों को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप अपाहिज हैं, ऊपर से पूछा जा रहा है आपको अपाहिज आप क्यों हैं, आपको कैसा लगता है, दुख लगता है, और साथ में बताया जा रहा है कि आप जल्दी बताइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय नहीं। अब कोई व्यक्ति दुख में है, तकलीफ से, तो तुम ये थोड़ी ना पूछेंगे कि आप यहाँ पे, तो क्वेश्चन ही पहले तो गलत थे, फिर उसके बाद उससे बोला जा रहा है आप जल्दी जल्दी बताइए, ये चीज पूछा गया। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो चाहता है कि सारे उत्तर जैसे वो चाहता है वैसे दे, यानी कि ऐसे उत्तर दे कि जो देखने वाले यानी कि जो दर्शक हैं वो वाकई ही क्या हो जाए, इमोशनल हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता उत्तर के हिसाब का मतलब वो इमोशनल जवाब चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शक में करुणा का भाव जगा सके। अब वो एक व्यक्ति विकलांग, उस पर इतने क्वेश्चन दागे जाएंगे तो वो क्या होगा, घबरा जाएगा। वो घबरा गया भाई, कुछ बोल ही नहीं रहा, उत्तर ही नहीं दे रहा वो। तो अब क्या है, अब उसको और रोचक बनाना है अपना कार्यक्रम। एक तो विकलांग को लाके उसने कुछ इंटरेस्टिंग किया, अब उसको और ज्यादा उसमें इंटरेस्टिंग, तो वो क्या करता है, अपने क्वेश्चंस के माध्यम से वो ऐसा करना है कि सामने वाला व्यक्ति रो दे। वो बहुत प्रयास करता है और उस रोने से क्या होगा कि जो लोग देख रहे हैं दर्शक, उनके मन में भी क्या आ जाएगी, करुणा, वो भी रोने लगेंगे।
इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा, अर्थात उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा टीआरपी मिलेगी, भाई ज्यादा पैसे मिलेंगे। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है। और साथ में उसे बोलता क्या है अंत में कि ये कार्यक्रम जो था वो सामाजिक उद्देश्य के लिए। एक तो आपने पूरी संवेदनहीनता दिखा दी और एंड में आप क्या बोल रहे हो कि ये क्या था, सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम था। परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है, वाक्य से से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। अंत में जो वो बोलता है ना कि भाई पर्दे पर वक्त की कीमत है, तो इससे समझ में ये आता है कि ये सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम नहीं, ये एक व्यापार था जो खेला जा रहा था। तो ये कविता का हमारा सार था। अब इसी कविता पे आधारित हम प्रश्न को देखते हैं। ये वो प्रश्न हैं जिनको हमने अभी तक नहीं सॉल्व किया, हमने नहीं देखा। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस किए थे वो हमारे अलग थे, ये हमारे अलग है। तो चलिए देखिए क्या है ये। प्रश्न संख्या 1 है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या सोचता है। कार्यक्रम को सफल बनाना है कि मतलब बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारे लोग ले, तो इसके लिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्ति यानी प्रश्न कर रहा है वो क्या करता है। क्या करता है, प्रश्नकर्ता सोचता है यदि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो देंगे तो उसकी सहानुभूति हमारे चैनल को मिल जाएगी, तब हम इसी प्रकार के और कार्यक्रम दिखाया करेंगे जिस कारण हमें खूब फायदा मिलेगा। हमारा चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जाएगा। लोग हर समय हमारे चैनल को देखेंगे। तो वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि अगर ये अपाहिज व्यक्ति रोक दे तो वो इसको देखने वाले दर्शक रो देंगे, जब रो देंगे तो सभी हमारे, अब इस तरीके का कार्यक्रम अगर प्रचलित हो जाएगा तो हम आगे और भी कार्यक्रम बनाते रहेंगे और हर समय लोग हमारे चैनल को देखते रहेंगे। इससे हमारा क्या होगा, चैनल पॉपुलर होगा, हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा। ऐसा जो है वो प्रश्नकर्ता सोचता है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है। जो क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति है ना, वो उस अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों, मतलब ये आप अपाहिज हैं इस चीज का एहसास वो क्यों कराना चाहता है, क्या कारण है। तो क्या है, प्रश्नकर्ता चाहता है कि वह रो दे ताकि उसका रोना देखकर लोगों में करुणा जग उठे। यदि ऐसा हो गया तो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। इसलिए वह अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास दिलाता है। तो क्यों दिलाना चाह रहा है, भाई हमारी अगर कोई कमी हमसे उजागर करेगा तो हमको क्या होगा, हमें रोना आएगा ना, हमें तकलीफ होगी। तो वो अपाहिजपन का एहसास दिलाकर उसको रुलाना चाह रहा था ताकि उसका कार्यक्रम पॉपुलर हो और वो आके और ऐसे कार्यक्रम बनाए तो जिससे उसको सफलता प्राप्त हो, हर समय हर जगह उसके चैनल की चर्चा हो, लोग उसके चैनलों को देखें, तो इससे उसका व्यापार बढ़ेगा, उसको सफलता प्राप्त होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए वो जो है अपाहिज को अपाहिजपन का एहसास दिलाता है, बार बार उसको इस चीज़ को वो करता है कि नहीं आप अपाहिज हैं, अपाहिज हैं, आपको कैसा लगता है, आप क्यों अपाहिज हैं, आपको क्या तकलीफ है, इसको बताइए, ये सब चीज़ें वो करना चाहता है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने किस क्रूरता का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने किस प्रकार की क्रूरता का चित्रण किया है। जाहिर सी बात है, क्या क्रूरता, एक अपाहिज के ऊपर क्रूरता तो दिखाई जा रही है दूरदर्शन वालों की। तो क्या है, इस कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवीय क्रूरता का चित्रण किया है कि एक मानव दूसरे मानव पर किस तरीके से क्रूरता कर रहा है, अपने प्रश्नों के अपनी बातों के माध्यम से वो क्रूरता हो रही है। वह क्रूरता जो करुणा के मुखौटे में छिपी है। यही मुखौटा ओढ़कर टीवी वाले अपाहिज तक का मजाक उड़ाते हैं, उनसे झूठी सहानुभूति रखते हैं, उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मानवीयता भी शर्मसार हो जाए। तो यहाँ मानवीय क्रूरता मतलब अपने प्रश्नों के माध्यम से उस अपाहिज व्यक्ति पर क्रूरता करी जा रही है। और ये सब चीज़ें आजकल के चैनल में तमाम हो गई हैं। आप अपाहिज को लाइए, लोगों को इमोशनल करिए, अपनी टीआरपी बढ़ाइए। तो ये क्रूरता क्या है, मानवीय क्रूरता, जो आपके मानवों द्वारा ही करी जा रही है, मगर फिजिकली नहीं है, ये मेंटली तौर पर काम हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, यह अवसर खो देंगे, पंक्ति से क्या आश्रय। एक पंक्ति आई ना बीच में, आप यह अवसर खो देंगे, तो ये क्यों बोला जा रहा है। तो वो जो प्रश्न करता है वो अपाहिज से पूछ रहा है, उसने कई प्रश्न पूछे मगर जो अपाहिज था वो किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहा था, वो चुप था क्योंकि उस तरीके के प्रश्नों से घबरा गया था।
तब वो व्यक्ति बोलता है कि आप ये जो अवसर खो देंगे, अर्थात अपनी बात, अपने अपाहिजपन को सब लोगों तक पहुंचाने का जो अवसर है दूरदर्शन के माध्यम से आप खो देंगे, आप दोबारा नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति से कई तरह के प्रश्न करता है। यह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, इस प्रश्न का उत्तर सोचकर बताइए। यदि आपने इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप लाखों दर्शकों के सामने अपना अनुभव बताने का सुनहरा अवसर खो देंगे। अर्थात आप क्यों अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, क्या चीज़ें जो प्रश्न पूछे, अगर आप इसका उत्तर नहीं देंगे तो ये जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं उन तक आप अपना अनुभव, अपनी बातें नहीं बता पाएंगे। तो अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि आप अपनी बातों को जल्दी जल्दी बताइए ताकि सब दर्शकों तक, सभी तक उनकी बात पहुंच सके। तो ये हमारा चैप्टर का जो रिवीजन था यहाँ पर खत्म होता है, हमारी कविता यहाँ पर ही खत्म होती है। तो ये जो हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपको करा रहे हैं ये आपके लिए सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आपके सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो आप इस तक पहुँचेंगे कैसे, तो इसके तक पहुंचने के लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर CBSE इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर वन शॉट रिवीजन आ जाएगा, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो आप हैं क्लास 12th में, आपको यहाँ पर क्लास 12th पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 12th की वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से देखिए सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने दिए हुए हैं। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होने वाला है आपको उसे क्लिक करना है। जैसे सपोज हिंदी का होने वाला है आपका, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ हिंदी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आपकी हिंदी की सभी बुक्स आ जाएंगी। आपको करना क्या है, जो भी बुक्स का आपको रिवीजन करना है आप वो बुक क्लिक करेंगे, सारे चैप्टर्स आपके सामने होंगे। अब आप चैप्टर क्लिक करते जाइए, वीडियो देखते जाइए। जैसे ही आप चैप्टर को क्लिक करेंगे आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, तो और एग्ज़ाम भी अच्छे से दीजिए। और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कौन कौन से वीडियोस आपके सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं। तो आपके सामने ईजिली एक चीज़ होएगा, तुरंत क्लिक करिए, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कौन सा प्रीमियर है, कौन सा शूट हो चुका है, सारी चीज़ें, सारे वीडियोज़ आपको उसकी नॉलेज मिल जाएगी। हमारे चैनल के साथ आप बने रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। सारा कंटेंट ही आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है और अच्छी टीचरों द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।